गुड आफ्टरनून। टाइप्स ऑफ कंपनी हमारा ख़त्म हो गया। पीएफआई मैं आपको आखिरी में पढ़ाऊंगा, ठीक है। बाकी पूरी चीज़ हमने पढ़ ली अच्छे से। हमने कॉर्पोरेट वेल पढ़ लिए हैं, हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी पढ़ लिए हैं, हमने केसेस पढ़ लिए हैं कॉर्पोरेट वेल के। इसमें से एक क्वेश्चन तो आएगा बच्चों, ध्यान से पढ़ना इसलिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोड ऑफ मतलब क्या तरीका है कंपनी को रजिस्टर्ड करने का, इनकॉर्पोरेट करने का। आप कोई भी कंपनी बनाओ, पब्लिक प्राइवेट कोई भी कंपनी बनाओ, आपको उसको इनकॉर्पोरेट तो करना पड़ेगा, रजिस्टर्ड तो करना पड़ेगा। और जैसे ही वो इनकॉर्पोरेट होती है तुरंत वो क्या बनती है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी बनती कि नहीं बनती, मुझे तुरंत बताइए, है ना। कहाँ उसे इनकॉर्पोरेट करते हैं हम लोग, है ना सर, लॉ के थ्रू इनकॉर्पोरेट करते हैं, ठीक है। करते कि नहीं करते हैं, आरओसी के पास इनकॉर्पोरेट करते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है हमें, मिलता है कि नहीं मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन पढ़ने से पहले एक टर्म पढ़ना है हम लोगों को, दैट इज़ प्रमोटर। प्रमोटर मतलब जो आगे बढ़ाते हैं कंपनी के इस्टेब्लिशमेंट को, जो प्रमोट करते हैं, सामने रखते हैं एक आइडिया को कि मैं एक कंपनी इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ, तो ये जो आइडिया है ये प्रैक्टिकली फिजिबल या पॉसिबल है या नहीं है, वो होते हैं। जैसे JRD टाटा, रतन टाटा, ये प्रमोटर्स हैं। मुकेश अंबानी प्रमोटर हैं, विकास बंसल प्रमोटर्स हैं। लॉजिक समझ रहा ना, दे आर दी प्रमोटर्स ऑफ देयर कंपनी। बिल गेट्स प्रमोटर है, ठीक है। अब प्रमोटर होते कौन है, उन्हें पहचाना कैसे जाता है कि प्रमोटर है। देखो हाँ, ध्यान से बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 269 क्या कहता है समझ लेते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। ओके चलो, सेक्शन 269 कहता है द टर्म प्रमोटर मीन्स अ पर्सन, वो व्यक्ति। प्रमोटर कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। मार्क जुकरबर्ग प्रमोटर है गूगल फेसबुक, है ना। देखिए प्रमोटर कौन है, विच मीन्स अ पर्सन हु हैज़ बीन नेम्ड एज सच, मतलब उसका नाम प्रोस्पेक्टस में एज ए प्रमोटर लिखा हुआ है। प्रोस्पेक्टस जो इशू करती है पब्लिक कंपनी, पब्लिक इशू करती है ना शेयर्स के लिए, या कंपनी के द्वारा आइडेंटिफाइड है, मतलब कंपनी को पता है कि हमारा प्रमोटर कौन है, और उसका नाम एनुअल रिटर्न्स जो हम लोग फाइल करते हैं सेक्शन 92 के अनुसार किसके पास, ROC के पास में, स्पेशली जो ये रेगुलेटर्स है, अथॉरिटीज़ हैं। जैसे कि अलॉटमेंट का रिटर्न फाइल करते हैं कि कितने शेयर आपने साल भर में अलॉट किए, कितने इशू किए, ये रिटर्न्स फाइल किए जाते हैं कुछ हम लोगों के द्वारा अथॉरिटीज़ को। तो उसमें अगर उसका नाम कंपनी ने आइडेंटिफाई करके रखा है तो पहचान लिया जाएगा कि हु इज़ द प्रमोटर, है ना। या और में हु हैज़ कंट्रोल, कंपनी के जिन्होंने अफेयर्स को, इन्हें वर्किंग को कंट्रोल करके रखा डायरेक्टली खुद एज ए डायरेक्टर, या इनडायरेक्टली एज ए शेयर होल्डर। क्लियर है। या वो व्यक्ति है जिसके एडवाइस पर या जिसके डायरेक्शंस पर या जिसके इंस्ट्रक्शंस पर कौन काम करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मतलब वो बाध्य हैं, बाइंड है, एकस्टम टू एक्ट, बाइंड है वो, उनको उसकी डायरेक्शंस पे काम करना पड़ेगा। कंपनी उसकी है ना भाई, आइडिया उसने जनरेट किया, उसने जन्म दिया उस कंपनी को इस्टेब्लिशमेंट के लिए, तुम तो अपॉइंटेड हो, ऐसा नहीं। तो प्रमोटर में भी द पार्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मतलब नॉर्मली तो होते ही हैं बट बता रहा हूँ मैं आपको, उनके ही कहने पर काम किया जाता है, प्रमोटर के कहने पर। तो 3 तरीके से पहचाना जाता है, उनका नाम लिखा है, कंपनी ने आइडेंटिफाइड कर लिया है एनुअल रिटर्न्स में, जो कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल कर रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, है ना, और जिनके एडवाइस, डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस पे कौन काम कर रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्लियर हुआ क्या बोला मैंने आपको। सो इन सिंपल टर्म्स वी कैन से पर्सन्स फ्रॉम होम द कंपनी आर नोन एज प्रमोटर्स, जिन्होंने आइडिया इंस्टीट्यूट किया कंपनी को फॉर्म करने का, उन्होंने पूरी स्टेप्स उठाई कंपनी को रजिस्ट्रेशन पे लाने की, है ना। हाउएवर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ऐसा नोट में लिख लेना, नोट। द पर्सन जो प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम करते हैं, जो अपॉइंटेड होते हैं कंपनी के द्वारा एज प्रोफेशनल्स, लाइक द लॉयर, द बैंकर जो कंपनी के बिहाफ में शेयर्स को बेचेगा खरीदेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर नॉट रिगार्डेड एज प्रमोटर्स। इनकी ज़रूरत पड़ती है ना कंपनी इस्टेब्लिशमेंट में, तो ये प्रमोटर नहीं कहलाएंगे जो प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम करते हैं। ये अपॉइंटेड प्रोफेशनल्स होते हैं कंपनी के लिए, क्योंकि है ना। अब आप बोलोगे सर अगर कोई कंपनी इन लोगों ने मिलकर खोल ली, हाँ तो वो उस कंपनी के प्रमोटर हो सकते हैं ना, फिर कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। क्लियर हुआ।
नॉर्मली दूसरी कंपनियों के लिए प्रोफेशनल्स होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी सेक्शन 3, कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है, बड़ा मज़ा आएगा। जैसे पब्लिक कंपनी फॉर्म करने के लिए मिनिमम 7 एडल्ट लोग लगेंगे, मिनिमम, मैक्सिमम तो कोई लिमिट है नहीं, लॉफुल बिजनेस करना है अपने को। और वो 7 लोगों के नाम कहाँ लिखे जाएंगे? कंपनी के प्राइमरी डॉक्यूमेंट में, दैट इज़ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, बराबर है ना। इसकी एक कॉपी हम लोग आरओसी के पास सबमिट करते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, जहाँ हम लोग रजिस्टर्ड होते हैं जिस स्टेट के कैपिटल में। और हमें कंप्लाइंग करना है, पूरी रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करना है जो कंपनीज एक्ट कहता है इन रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो पहली रिक्वायरमेंट क्या है? मिनिमम मेंबरशिप, अडल्ट मेंबरशिप। प्राइवेट कंपनी की क्या होगी? मिनिमम 2, याद है। और मैक्सिमम कितनी थी? 200, मतलब पहली रिक्वायरमेंट तो 2 है, मैक्सिमम मेंबरशिप 200 है। उसमें एम्प्लॉयज़ और एक्स एम्प्लॉयज़ नहीं आते, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। और 1 पर्सन कंपनी में 1 पर्सन खुद, याद है कुछ? ठीक है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अडल्ट होना चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होना, इनसेन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये देखो रिक्वायरमेंट है, आपको याद हो जाना चाहिए। ओके, अब इनकॉर्पोरेशन के लिए सेक्शन 7, भूलना मत, सेक्शन 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट प्रोवाइड द प्रोसीजर। उन्होंने सेक्शन 7 में तरीका लिखा है कि कंपनी को कैसे रजिस्टर्ड किया जाता है, तरीका लिखा है ना। तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। सबसे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स को फाइल करिए, मतलब जमा करिए, भेजिए। और इन्फॉर्मेशन किसके पास में? आरओसी के पास में, जिस स्टेट में आप रजिस्टर्ड हो रहे हैं। जैसे हमारा मुंबई में है, तो अगर आपको कंपनी को रजिस्टर्ड करना है तो आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन और इन्फॉर्मेशन आरओसी के पास भेजनी पड़ेगी। देखा ना, जिसके ज्यूरिसडिक्शन में, मतलब जिसके एरिया में, जिसके पावर के अंदर आप लोग रजिस्टर्ड होने वाले हैं, जहाँ आपका क्या होने वाला है? रजिस्टर्ड ऑफिस, देखो लिखा प्रपोज टू बी सिचुएटेड। तो आपको उस रजिस्ट्रार से, आरओसी से परमिशन लेनी पड़ेगी। इट इज़ एन इंस्टीट्यूशन, उसको वो डॉक्यूमेंट भेजने पड़ेंगे। उस वो डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी को ऑब्जर्व करेगा आरओसी। देखो क्या लिखा है, द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सॉरी एंड द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ड्यूली, मतलब प्रॉपरली साइंड, किसके द्वारा? सब्सक्राइबर्स, मिनिमम 7, 2 और 1। द एडल्ट सब्सक्राइबर्स, जिन्होंने अब आप बोलोगे इनका सब्सक्राइबर नाम क्यों है? क्योंकि इन सब ने मिनिमम 1-1 शेयर खरीदा है ना कंपनी के, इसलिए मैंने मेंबर भी कह सकते हैं, मिनिमम मेंबर्स। ठीक है, क्लियर हुआ? ये कंपनी का प्राइमरी नहीं, सेकेंडरी डॉक्यूमेंट होता है। इसमें कंपनी के लिखे रहते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस। इट इज़ फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट, नॉट फॉर एक्सटर्नल। पहला वाला समझा, सब सब्सक्राइबर की साइन रहेगी डिक्लेरेशन के साथ कि हमने अपने होशो आवाज़ में, अपने नॉलेज में कंपनी के शेयर, 1-1 शेयर खरीदे और इसके मेंबर बने, मिनिमम मेंबरशिप में आए हैं। ठीक है, अब देखो ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ना। एक डिक्लेरेशन भी रहेगा उन लोगों के द्वारा जो कंपनी के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, जैसे कि एक एडवोकेट, लीगल, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, जो प्रैक्टिस में, जो कंपनी की मदद कर रहे हैं कंपनी को इस्टेब्लिश करने में। मुझे बताइए, कानून की जानकारी होगी ना इन लोगों को, तो जो प्रमोटर होगा इन पे पूरा भरोसा करेगा कि भाई ये जो कह रहे सच है। ध्यान देना, तो देखो ये डिक्लेरेशन दे रहे हैं एक लिखित में, क्या दे रहे हैं? बाय अ पर्सन जिनका नाम आर्टिकल में लिखा है। पहले तो इन लोगों की तरफ से एक डिक्लेरेशन आएगा, फिर उन लोगों का जिनका नाम आर्टिकल में लिखा है, जैसे कि डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी। क्या डिक्लेरेशन है मुझे बताओ। सर ये डिक्लेरेशन है आरओसी के पास में कि कंपनी फॉर्म करने में जितनी रिक्वायरमेंट लग रही थी, जितने रूल्स लग रहे थे रजिस्ट्रेशन में, या मैटर्स, जितने भी मैटर्स को फेस करना था हम लोगों, जो प्रेसिडेंट थे रजिस्ट्रेशन के पहले और जो उससे रिलेटेड थे, वो सब हमने कंप्लाइट किया, मतलब फॉलो किया। तो आरओसी तो भरोसा करेगा क्योंकि ये तो क्वालिफाइड लोग हैं, एक्सपर्ट लोग हैं। तो मान लो, अब ध्यान देना, तो इसका मतलब क्या हुआ? इन लोगों की बात पे बहुत भरोसा किया जाएगा। तो अगर इन लोगों ने कुछ भी गड़बड़ किया या कंपनी में कुछ भी गड़बड़ हुई तो इनकी कॉलर पकड़ी जाएगी कि भाई तुम लोगों ने कैसे ऑब्जर्व नहीं किया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? प्री रिक्वायरमेंट है इसका मतलब। ठीक है, इनसे भी डिक्लेरेशन जाएगा कि भाई कंपनी बराबर रूल्स फॉलो करे। फिर जो सब्सक्राइबर हैं 7, 2, 1, उनसे भी एक डिक्लेरेशन जाएगा आरओसी के पास में, जाएगा कि नहीं जाएगा? टू द मेमोरेंडम। और उन लोगों का भी डिक्लेरेशन जाएगा फ्रॉम पर्सन्स जिनका, जो फर्स्ट डायरेक्टर से कंपनी के। तो नॉर्मली कंपनी के जो फर्स्ट डायरेक्टर होते हैं वो प्रमोटर ही होते हैं, ध्यान रखना। फिर आगे अगर इनको चेंज करना है तो आप पहली जनरल मीटिंग में इनको चेंज कर सकते हो, किसी और को डायरेक्टर बना सकते हो। इनके तरफ से भी डिक्लेरेशन जाएगा। क्या डिक्लेरेशन जाएगा? पहले सुन लो, समझ लो।
ये 7 लोग, 2 लोग, 1 लोग और फर्स्ट डायरेक्टर। पहला डिक्लेरेशन क्या ले रहा है कि हम किसी भी प्रकार से कन्विक्शन में नहीं है, हमको किसी भी प्रकार से सज़ा नहीं हुई है कोई भी ऑफेंस और क्राइम से रिलेटेड। कौन सा क्राइम? रिलेटेड टू द फ्रॉड ऑफ प्रमोशन, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी मैनेजमेंट। यानी हम प्रीवियसली किसी भी प्रकार से जेल नहीं गए हैं, हम इन मैटर से रिलेटेड आपको प्रूफ करना होगा। हम कभी भी गिल्टी फाउंड नहीं हुए, गुनाहगार साबित नहीं हुए। किससे रिलेटेड? फ्रॉड, मिसफिजेंस। हमने किसी प्रकार की ब्रीच नहीं की है ड्यूटी में इससे पहले। हमने कंपनी में जब भी काम किया, किसी भी कंपनी में, चाहे इस कानून के हिसाब से या पिछले कानून के हिसाब से, कभी भी किसी प्रकार का फ्रॉड या मिसफिजेंस और हुआ भी है तो हम गिल्टी प्रूफ नहीं हुए इसमें। कब? पिछले 5 साल में। यानी अगर उस बात को 5 साल हो चुके हैं तो फिर ये बात की तो कोई महत्वता ही नहीं रहेगी, फिर डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं है। याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है। और जितने भी डॉक्यूमेंटेशन हमने सबमिट किए, जैसे कि MOA या AOA, किसके पास में? ROC के पास में, उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो सब करेक्ट, कंप्लीट और ट्रू टू द बेस्ट नॉलेज एंड बिलीफ। मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन उसमें दी गई, नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, जो ऑब्जेक्ट था, पैसा कहाँ से आया, वो हमारे नॉलेज की है। अगर कुछ भी गड़बड़ होगी तो आप हमारी कॉलर पकड़ लेना। कौन बोल रहा है ये लोग। किसको बोल रहे हैं? ROC को। ठीक है। फिर एड्रेस और कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस आएगा। फिर ये जो ऊपर जो सब्सक्राइबर थे उनके पूरे डिटेल्स आएंगे, नेम, सरनेम, उनके फैमिली नेम्स, रेसिडेंशियल एड्रेस, है ना, लिखा है ना, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के साथ में। और अगर सब्सक्राइबर एक बॉडी कॉर्पोरेट है, मतलब खुद एक कंपनी है, तो उसकी अलग डिटेल्स आएंगी। एक कंपनी भी तो दूसरी कंपनी की सब्सक्राइबर हो सकती है ना। बॉडी कॉर्पोरेट आ गया मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कंपनी होता ना। ट्रस्ट बनाते हैं तो कंपनी तो बनाती है ट्रस्ट, तो वो उसकी मेंबर होती है ना। फिर जो डायरेक्टर्स होते हैं उनके पूरे पर्टिकुलर्स, उनके नेम, सरनेम, उनकी DIN, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर एक रहता है उनका 7 डिजिट का, जो उनको MCA से मिलता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स वो मिनिस्ट्री है जहाँ पर कंपनीज को रजिस्टर्ड और फंक्शन जिनके लिए रूल्स बनाए जाते हैं। तो MCA डायरेक्टर को आइडेंटिफिकेशन नंबर देता है। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टर फिर उसी वक्त किसी और कंपनी में अगर डायरेक्टर बने तो उसकी जानकारी होनी चाहिए MCA के पास में, है ना। तो उन लोगों की भी, और ये डायरेक्टर की इन्फॉर्मेशन कहाँ में लिखी होती है? पूरे आर्टिकल में। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एज ए सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ऑल्सो, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के साथ। फिर पर्टिकुलर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ पर्सन, जिनका नाम आर्टिकल में लिखा है एज फर्स्ट डायरेक्टर, है ना। अब वो डायरेक्टर देखो लिखा ना, इन अदर फॉर्म्स में मैं डायरेक्टर हूँ क्या कहीं, यानी उसी समय कोई और फॉर्म में आप डायरेक्टर हो गया या किसी और बॉडी कॉर्पोरेट में, तो जिस फॉर्म या बॉडी कॉर्पोरेट में आप डायरेक्टर, तो उनसे आपने कंसेंट लिया है क्या कि मैं एक नई कंपनी में डायरेक्टर बन सकता हूँ। अब क्या होता है, कभी कभी प्रॉब्लम थोड़ा समझना, रिलायंस है, इंडस्ट्री है, बहुत सारी फॉर्म है। अब एक डायरेक्टर है वो A में भी डायरेक्टर है, A कंपनी में, तो वो B में भी बनना चाह रहा है, तो रिलायंस ही बना रहा है ना उसको, तो रिलायंस ने अलाउ कर दिया। मतलब A ने अलाउ किया, मतलब रिलायंस ने अलाउ किया, क्योंकि एक इंडस्ट्री में बहुत सारी फॉर्म्स होती है ना। लॉजिक समझा? तो एक डायरेक्टर मल्टीपल कंपनियों में डायरेक्टर होता है, हो सकता है एक ही वक्त पर, मगर उसको कंसेंट दिखानी पड़ेगी कि वो फॉर्म्स और बॉडी कॉर्पोरेट ने मुझे कंसेंट दिया, वो ज़रूरी चीज़ है। ठीक है। प्रोवाइडेड पर्टिकुलर प्रोवाइडेड, जो भी पर्टिकुलर्स दिए गए हैं इसमें, वो इंडिविजुअल सब्सक्राइबर के होंगे, प्रोफेशनल्स के नहीं होंगे। प्रोफेशनल्स मतलब CS उन लोगों की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। जहाँ रूल्स आ गया मतलब प्रोसीजर, द डूइंग ऑफ एनीथिंग, किस तरीके से की चीज़ को करना है। सबमिट कर दिया अपने ROC को पूरी डिटेल्स। अब ROC आपको क्या इशू करेगा? एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, CIN कहते हैं इसका हम लोग। 21 डिजिट का होता है, कंपनी का आइडेंटिफिकेशन नंबर बोल सकते हैं इसको आप। देखो आ गया ना, डॉक्यूमेंटेशन आ गए, पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई, है ना। तो सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा कंपनी को, CIN बोल सकते हो। कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट है, कहते तो गाली हो गई, जो कंपनी का अलॉट किया जाएगा। फिर शेल बी द कंपनी की एक डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिटी बताता है, यानी कंक्लूसिव एविडेंस है, कंपनी का ठोस सबूत है। कंपनी की आइडेंटिटी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि कोई कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं, क्योंकि ये बता देगा कि भैया है, बर्थ सर्टिफिकेट है। हमारा जैसे होता है ना, हम लोगों का कोई चैलेंज करता है, हम दिखाते हैं, हम आधार कार्ड देखो, हमारा TC देखो, वैसे ही है।
ठीक है। फिर मेंटेनेंस ऑफ ऑल कॉपीज एंड डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। जितनी इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंटेशन आप लोगों ने आरओसी को भेजे कंपनी बनाने के वक्त, वो सब आपको अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में संभाल के रखनी है जब तक कंपनी खुद डिसॉल्व नहीं हो जाती, बंद नहीं हो जाती। क्योंकि आपसे जितने लोग जुड़ेंगे, स्टेक होल्डर्स, आपके मेंबर्स में एम्प्लॉयज़, सबके पास मौका होना चाहिए उन इन्फॉर्मेशन को और उन डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ने का। ठीक है, तो आपको अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में संभाल के रखना है उसको। किसी भी फॉर्म में रखो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखो या फिजिकल फॉर्म में रखो। अब ध्यान देना, किन लोगों ने इन्फॉर्मेशन दी थी आरओसी को? इन्फॉर्मेशन तो सर प्रोफेशनल्स ने और वो जो मैनेजर लोग थे उन लोगों ने मिलके दी थी, क्योंकि प्रमोटर ने तो इन लोगों पे भरोसा किया था। ध्यान देना, फर्निशिंग मतलब प्रोवाइड करना। अगर कोई फॉल्स और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है या कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को छुपाया गया है, हाइड किया गया, सप्रेस मतलब छुपाना, कोई मटेरियल फैक्ट, जो फैक्ट जानना बहुत ज़रूरी था, जैसे कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव सही तरीके से नहीं बताया गया या कंपनी की प्रीवियस हिस्ट्री सही तरीके से बताई नहीं गई, यानी जिस कंपनी के द्वारा इस्टेब्लिश है वो कंपनी अब प्रॉफिट में नहीं है तो ये कंपनी को बनाया क्यों गया है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर गलत इन्फॉर्मेशन दी गई, गलत या छुपाया गया, इन्फॉर्मेशन को सप्रेस किया गया इनकॉर्पोरेशन के वक्त इफ़ एनी पर्सन फर्निश एनी फॉल्स और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, और जिसको उसको पता था, अवेयर था कि वो गलत है, फिर भी उसने नहीं बताया किसको? आरओसी को, तो ही शैल बी लाइबल फॉर द एक्शन फ्रॉड इन इम्प्रिजनमेंट। लंबा होता है भाई इसमें, 5, 7, 10 साल। ऑफ 447 ऑफ आईपीसी की धारा 420 के तहत, 420 ही होती है ना, सज़ा सुनाई जाती है आपको। ठीक है, तो नॉर्मली तो ये एक्सपर्ट ही फंसेंगे क्योंकि उन्हीं पे तो भरोसा किया गया था। तो ये कब हुआ? जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही थी और पकड़ लिया आरओसी ने। अब मान लो आरओसी नहीं पकड़ पाया था, ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है, दिख रहा है, गलत इन्फॉर्मेशन देके, इन्फॉर्मेशन छुपा के ऑलरेडी वो कंपनी अब पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, तो बाद में पता चला किसको? आरओसी को। किसी मेंबर ने बताया या किसी एम्प्लॉय ने बताया, कोई भी बता सकता है जो कंपनी से जुड़ा हुआ है। देखो प्रूव्ड हो गया कि कंपनी गलत तरीके से इन्फॉर्मेशन देके रजिस्टर्ड हुई थी। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर वो व्यक्ति, कंपनी का प्रमोटर, जिन लोगों का जो फर्स्ट डायरेक्टर थे, जिन लोगों ने डिक्लेरेशन दिया था, नहीं एक्सपर्ट्स लोग के कंपनी ने बराबर रूल्स को फॉलो किए, सीएस मैनेजर्स, लॉयर, वो सब लाइबल रहेंगे अंडर सेक्शन 447। सबको सजा होगी कि नहीं होगी, है ना? और ये सज़ा देने का अधिकार किसके पास में? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, NCLT, जहाँ कंपनी केसेस को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, तब इनके आ गया ना, इनके पास चले गया ये पूरा मैटर। तो अगर इनको ऐसा लगा कि कंपनी ने एक्चुअली गलत किया है ना, तो फिर ये ऑर्डर पास करेंगे। क्या ऑर्डर होगा? पास एज सच ऑर्डर्स एज, उनको जो सही लगेगा, फॉर द रेगुलेशन, मैनेजमेंट ही चेंज कर देंगे पूरा, जो लोग मैनेजमेंट में पूरा चेंज कर देंगे उसको। जिन लोगों के नाम मेमोरेंडम आर्टिकल में लिखे हैं एज ए मेंबर्स और एज ए डायरेक्टर्स, उनको ही चेंज कर देंगे। किसके लिए? पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, क्योंकि कंपनी पब्लिक इंटरेस्ट पे चलती है ना। तो जैसे यस बैंक का आपने देखा ना, अभी पूरा मैनेजमेंट ही चेंज कर दिया है ना, आरबीआई ने मिला के। ठीक है, जो कंपनी के मेंबर्स हैं वो मिनिमम वाले 7, 2, 1, उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड कर दी जाएगी। साले पैसे भरो तुम जेब से, है ना। कंपनी का नाम हटा दिया जाएगा रजिस्टर ऑफ कंपनी से, किसके द्वारा? आरओसी के द्वारा। जब आरओसी ने नाम हटा दिया तो कंपनी की आइडेंटिटी खत्म। ये सज़ा दे रहे हैं, और ये और में है सज़ा, एक साथ नहीं मिलती है सज़ा। ठीक है, ऑर्डर, या फिर बोलेंगे चलो कंपनी को बंद करो और उसकी एसेट्स को रियलाइज़ करो और पैसे दो, जो भी स्टेक होल्डर्स है कंपनी के, बेचो मतलब ऐसे। और जो अलग ऑर्डर उनको लगा तो ये कंपनी का एमलगमेशन कर देंगे, किसी और कंपनी में मिला देंगे, कुछ भी कर सकते हैं। क्लियर हुआ मैंने क्या बोला आपको? मगर ऐसा ऑर्डर पास करने से पहले कंपनी, मतलब NCLT, सॉरी, एक अपॉर्चुनिटी देगी कंपनी को अपनी बात रखने का। कंपनी मतलब जो लोग फंसे हैं उसमें, फर्स्ट डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स और डिक्लेरेशन जिन्होंने दिया था। फिर ट्रिब्यूनल पूरी बातें सुनने के बाद, लिखा ना उसमें, उसके बाद जजमेंट देगा। सेकंड पॉइंट क्या लिखा है? ट्रिब्यूनल शैल टेक इनटू कंसिडरेशन द ट्रांजैक्शंस, जो भी लेन देन हुआ है, किसके द्वारा? कंपनी के द्वारा, उस पर भी नज़र डालेगा। मतलब कुछ ऐसा ऑर्डर ना पास हो जाए कि जो लोग कंपनी से लेन देन कर रहे हैं उनको नुकसान हो जाए, जैसे क्रेडिटर हो गया या कोई बिजनेसमैन हो गया या कोई अथॉरिटी हो गई जो ऑलरेडी कंपनी से ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है।
तो कोई ऐसा ऑर्डर ना पास हो रहा है जिससे उनको नुकसान हो। जैसे कंपनी को पैसा पे करना हो, किसी को लाइबिलिटी हो, अब कंपनी को अगर आप वाइंड अप कर दोगे तो लाइबिलिटी वो ख़त्म कर देगा, बोल देगा भाई मेरे को तो वाइंड अप कर दिया गया, मेरे पास एसेट्स नहीं है, या आपने उसका नाम हटा दिया। जब नाम ही हटा दिया तो आइडेंटिटी नहीं बची ना। तो इसलिए इन चीज़ों को कंसिडर करना चाहिए कि इनकी कहीं लाइबिलिटी तो नहीं है किसी पे, उसके बाद ही ऑर्डर पास करो। ठीक है, क्लियर है, समझा? चलो, अब ये अगर समझ जाएगा तो मज़ा आ जाएगा पढ़ने में आपको। पक्का बच्चों, है ना? अब इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन हम लोग कल पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, चलो।